हाँ बच्चों देखो, अपना ये वाला चैप्टर है काइनेमेटिक्स। वेक्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया है और अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होती क्या है मैं भी समझा दूंगा। बेसिकली चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना है वन डी मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन, वन डी मोशन, या फिर हम लोग इसको मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन ये भी बोल सकते हैं, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन पर होने वाला मोशन। स्ट्रेट लाइन पर होने वाला मोशन कौन सा होता है? जैसे एक ट्रेन का इमेजिनेशन करो, मान लो एक ट्रेन है और वो सीधी चल रही है एक ट्रैक के ऊपर, तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, बिल्कुल सीधी चल रही है ट्रैक के ऊपर, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में सीधा का सीधा पकड़ के और ये छोड़ दिया, तो ये जो नीचे गिरा है मार्कर, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो अपने को मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको वन डी मोशन भी कहते हैं। अब ये काइनेमेटिक्स क्या होती है समझाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहली डेफिनेशन देखो, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स होती है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद, किसके साथ डील करती है? ब्रांच के अंदर लोग किसके साथ में डील करते हैं? डील्स विद रेस्ट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। रेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं रेस्ट ऑब्जेक्ट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ये रेस्ट ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट में स्टडी करने के लिए होता क्या है? स्टडी करने के लिए बहुत कुछ होता है रेस्ट ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर। रेस्ट ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन के अंदर है, अब वो रेस्ट कंडीशन के अंदर क्यों है? सपोज करो ये मार्कर है, ये रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, तो मेरे हाथ के ऊपर ये मार्कर कितना नीचे mg लगा रहा है, मैं इसको सरकाऊंगा तो मुझे कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, तो ये सारी स्टडी करने के पॉइंट है ना। और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि ट्रेन चल रही है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितने ट्रेवल करी, स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, उसके बाद फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, उसके अंदर इक्वेशन कौन कौन से काम करेंगे, तो ये सारा का सारा मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं हम लोग। तो ऐसी ब्रांच जो कि रेस्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी करे और मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करे, जिसके अंदर हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। अच्छा मान लो कि मेरा है ये जो है ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी है रेस्ट ऑब्जेक्ट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज, ये का मतलब नोन एज है, इज नोन एज मैकेनिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। ये नेक्स्ट देखो स्टैटिक्स। स्टैटिक्स स्टैटिक्स क्या होती है? मान लो आपको मूविंग ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आपको फिर रेस्ट ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे स्टैटिक। स्टैटिक तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम लोग केवल रेस्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट की नहीं करते हैं। अच्छा उसके बाद में डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होती है? डायनामिक्स होती है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, केवल मूविंग ऑब्जेक्ट की। इसके अंदर रेस्ट ऑब्जेक्ट की नहीं करते हैं, केवल मूविंग ऑब्जेक्ट्स ही करते हैं। प्लस इसके अंदर हम लोग रीजन ऑफ द मोशन की भी करते हैं, रीजन ऑफ द मोशन, रीजन ऑफ द मोशन की भी स्टडी करते हैं कि मोशन का रीजन क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है मोशन का। और मोशन का कारण हमेशा होता है फोर्स, हमेशा मोशन होता है फोर्स की वजह से। अच्छा तो इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक्स। तो एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स स्टैटिक्स और डायनामिक्स को मिला के मैकेनिक्स बोलते हैं। यानी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का एमएस ये लिखा हूं शॉर्ट में, मैकेनिक्स इक्वल्स टू स्टैटिक्स प्लस डायनामिक्स। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। ये है। अच्छा काइनेमेटिक्स क्या चीज है? हम लोगों ने हेडलाइन डाल रखा है काइनेमेटिक्स। अगर हम लोग मोशन की स्टडी करें, लेकिन हम लोग उसकी मोशन की वजह को एक्सक्लूड कर दें, हम लोग फोर्स की स्टडी नहीं करें, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी करें, बट नॉट दी रीजन ऑफ मोशन, मोशन के रीजन की स्टडी ना करें, मतलब फोर्स की स्टडी ना करें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो इन चैप्टर के अंदर हम लोग रीजन की स्टडी नहीं करेंगे कि मोशन हो किसकी वजह से रहा है, हम लोग केवल ये देखेंगे कि मोशन हो रहा है तो उसके पैरामीटर्स क्या है, उसके अंदर है कैसे कैलकुलेशन चलेगी, किस किस टाइप के मोशन होते हैं, ये है बात। तो ये जो है ये कुछ डेफिनेशन है मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मोशन के टाइप है। सर्कुलर मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है
लेकिन हम लोग उसके हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि इस 11th क्लास के अंदर मोशन ही मोशन है कोर्स के अंदर, तो आगे सारे टाइप के मोशन आ जाएंगे आपके सामने। अभी हाल फिलहाल अपन थोड़ा सा अपने दायरे को सीमित करके और फिर उसमें बात करते हैं। देखो, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट है। अब इन 3 कोऑर्डिनेट में से अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, कोई सा भी, चाहे तो एक्स चेंज हो जाए, चाहे तो वाई चेंज हो जाए, चाहे तो जेड चेंज हो जाए, है ना, और बाकी तो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे एक्स चेंज हो गया लेकिन वाई और जेड बदले नहीं, या वाई चेंज हो गया एक्स और जेड नहीं बदले, या जेड चेंज हो गया एक्स और वाई नहीं बदले, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम लोग क्या, वन डी मोशन। वन डी मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। तो पहले टाइप का मोशन यही पढ़ना है चैप्टर के अंदर, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है, इसको शॉर्ट में लोग वन डी मोशन भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में लोग वन डी मोशन भी बोलेंगे, या फिर मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन भी बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर होता ही है। तो ये कौन सा मोशन होता है, व्हेन एनी वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, एनी वन पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंजेस, अगर कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट अदर टू जो दूसरे दो है, बट टू रिमेन कांस्टेंट, दो चेंज नहीं होते, टू रिमेन अनचेंज, दो चेंज नहीं होते, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं वन डी मोशन, या फिर हम लोग इसको शॉर्ट में ऑल्सो नोन एज मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये है वन डी मोशन या मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल क्या हो सकता है इसके, एग्जांपल हो सकता है कि कोई भी स्ट्रेट ट्रैक पे चलती हुई ट्रेन, कोई भी सीधे ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, मुड़ नहीं रही है, मतलब मुड़ना नहीं है इस मोशन के अंदर, आपको सीधा चल रहा है, या फिर ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल हो रहा है, कोई चीज नीचे जा रही है अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो वो भी स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये इसके क्या है, ये इसके ये जो एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद में बात करें हम लोग टू डी मोशन, टू डी मोशन या टू डायमेंशनल मोशन, इसी को चेंज कर देता हूँ। तो सेकंड टाइप का हमारा टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग टू डी मोशन कहते हैं, या फिर हम लोग इसको मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं, मोशन ऑल्सो नोन एज मोशन इन अ प्लेन, प्लेन में होने वाला मोशन। तो क्योंकि दो डायरेक्शन मिलकर एक प्लेन बनाती है, जैसे ये तीन डायरेक्शन है, तीन डायरेक्शन कौन कौन सी, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जो है ये जेड डायरेक्शन है ना। अब अगर अपन प्लेन की बात करें, तो ये जो है ये एक्स और वाई से मिलकर बना है, ये है एक्स वाई प्लेन, ये है एक्स वाई प्लेन, ये वाई और जेड से जो मिलकर बना है ये है वाई जेड प्लेन, और ये जेड और एक्स से जो मिलकर बना है ये है एक्स जेड प्लेन। तो अगर कोई इस प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एक्स और वाई, तो अपन ये बोलेंगे कि बोथ प्लेन में मोशन हो रहा है, एक्स वाई प्लेन टू डी मोशन हो रहा है, इसी में मोशन कर रहा है तो अपन बोलेंगे वाई जेड प्लेन में मोशन हो रहा है, और इसमें मोशन हो रहा है तो अपन बोलेंगे एक्स जेड प्लेन में मोशन हो रहा है। तो इस चीज को मोशन इन द प्लेन कहते हैं। इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट के पहले कोऑर्डिनेट थे 2 3 4, उसके कोऑर्डिनेट चेंज हुए और चेंज होकर उसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 6 4, ये चेंज हो गए। तो देखो ये 4 चेंज नहीं हुआ, जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्स और वाई चेंज हो गए, जो 2 है वो 4 में बदल गया, 3 है वो 6 में बदल गया। तो ये जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, जेड कांस्टेंट हुआ, है ना। तो ये जो है ये कैसा मोशन हुआ, ये मोशन हुआ एक्स वाई प्लेन में। तो ये जो 2D मोशन क्या होता है, 2D मोशन होता है जिसके अंदर दो डायमेंशन के अंदर दो एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं और एक जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो हम लोग क्या लिखे, व्हेन एनी टू कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट वन रिमेन अनचेंज, एक अनचेंज है, कोई सा भी एक अनचेंज है और बाकी जो दो है वो चेंज हो जाए, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम लोग टू डायमेंशनल मोशन, या शॉर्ट में बोलते हैं टू डी मोशन। एक और नाम है मोशन इन द प्लेन। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, आगे आएगा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, जैसे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन फेंका था तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन था। अगर अपन कोई भी चीज एंगल बना के अगर फेंकते हैं तो वो दूर जाके गिरती है जमीन के ऊपर, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। क्यों, क्योंकि ऐसे गया होगा वो जो जेवलिन फेंका है, वो जो जेवलिन फेंका है वो इस तरह से गया होगा, ऐसे जाके ऐसे गिरा होगा, फिर ऐसे गिरा होगा, तो देखो तो वाई कोऑर्डिनेट में ट्रेवल किया है, एक्स कोऑर्डिनेट में ट्रेवल किया है, वाई कोऑर्डिनेट में ये पहले ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, एग्जांपल के लिए बात करें तो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी चीज जो आप एंगल बना के फेंकते हो जमीन से उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं हम लोग। और दूसरा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी टू डी मोशन है, इसके अंदर फिर दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो दूसरा टाइप है सर्कुलर मोशन, दोनों अपने कोर्स में अगला चैप्टर इसी का है टू डी मोशन का। तो ये जो है ये है टू डी मोशन। अच्छा, बात करें हम लोग थ्री डी मोशन की।
देखो एक बार 2D मोशन, 3C को बदल के मैं 3D मोशन कर दूंगा। तो नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल मोशन। थर्ड टाइप है 3 डायमेंशनल मोशन, क्या इसको हम लोग 3D मोशन भी कहते हैं। और ये 3D प्लेन में होने वाला मोशन है जिसका कुछ एक्स्ट्रा नाम नहीं है। जब तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, व्हेन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स, व्हेन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम लोग 3D मोशन कहते हैं। एग्जांपल की बात करें तो कोई भी जो एयर मॉलिक्यूल का मोशन है वो 3D मोशन होता है। एयर मॉलिक्यूल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल, तो ये जो है ये 3D मोशन है। और ये तो हमारे कोर्स में हमें 1D मोशन पढ़ना है और 2D मोशन पढ़ना है, तो ये है टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छा, उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग मोशन पे चलते हैं। तो अब अपने को मोशन के पैरामीटर देखने हैं कि मोशन की स्टडी करने के लिए हम लोगों को शुरुआत कहां से करनी चाहिए। सबसे पहले अपने को पढ़ना चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस। तो नंबर पहली बात, डिस्टेंस क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है वो होता है एस। कई लोग उसको एस से भी शो करते हैं, कई लोग एक्स से भी कर देते हैं, एक्स फॉर एक्सरे, एक्स से भी कर देते हैं, कई लोग इसको डी से कर देते हैं, कई लोग इसको डी से कर देंगे। तो ये जो है सिंबल इसका क्या होता है, एस होता है। एस से कर दो, एक्स से कर दो, डी से कर दो, अलग अलग से कर देते हैं, मैं एस से करूंगा तो सिंबल होता है इसका एस। नंबर दूसरी बात, कैसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी होती है स्केलर। ये क्वांटिटी होती है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत अपने को नहीं पड़ती, केवल मैग्नीट्यूड से और यूनिट से काम से जाता है। नंबर थर्ड बात, इसका अरे डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है जिस ट्रैक पे, जिस पाथ पे, जिस ट्रैजेक्टरी पे जो ऑब्जेक्ट है वो चला है। चलने वाला ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, आपका एक्टिवा हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, कोई मान लो इंसेक्ट है वो चल रहा है वो हो सकता है ना। तो जिस ट्रैक पे वो चला है उसके टोटल पाथ लेंथ क्या करो वो आप नाप लो। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, जिस जिस पाथ पे वो चला उसको नाप लो आप। टोटल पाथ लेंथ इज नॉन एज, ए का मतलब नॉन एज है, नॉन एज डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, टोटल पाथ लेंथ को। तो क्या नंबर 4 बात करें कि ये जो है ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करें हम लोग इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता है इसका, आपको टोटल पाथ लेंथ, मेजर टोटल पाथ लेंथ, आपको स्केल लेके इंच टेप लेके मेजर टोटल पाथ लेंथ, आपको टोटल पाथ लेंथ मेजर कर लेनी है, बस यह बात, ये टोटल पाथ लेंथ हो जाएगी, है ना। तो फॉर्मूला नहीं है इसका, आपको इंच टेप लेके नापना पड़ता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस ही डिस्टेंस है, एक्चुअली लेंथ है और लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो पहले इसकी बात करें यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्योंकि लेंथ है और लेंथ को कितना आपका देखो लिखा है ना, टोटल पाथ लेंथ, लेंथ है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाता है इसका मीटर। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन हो जाता है इसका L1। L1 क्यों, क्योंकि मीटर का मतलब लेंथ, और मीटर के ऊपर ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, सिंगल पावर है। यहाँ पे मीटर में पावर कितनी, सिंगल, लेंथ का L लिया और पावर लगा दी 1। तो कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं और कई लोग इसको कि भैया इसमें मास नहीं है तो मास 0 है, लेंथ 1 है और t जो है वो 0, तो इसका डायमेंशन हम लोग m0 L1 t0 भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखो ताकि हम लोग डिस्टेंस समझ में आए। जैसे मान लो ये 4 डायरेक्शन है, एग्जांपल 1 की बात कर रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1, ये हमारी डायरेक्शंस है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। मान लेते हैं एक आदमी चलता है, वो चलता है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, तो वो चलता है 3 मीटर, तो 90 डिग्री में मुड़ता है और फिर नॉर्थ में चलता है, नॉर्थ में चलता है वो, नॉर्थ में चलता है वो 4 मीटर, ईस्ट में चलता है 3 मीटर, नॉर्थ में चलता है 4 मीटर। तो अपने से पूछे कि भैया इसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इसका कितना, 3 और 4 7, टोटल 5 में नाम में आपको 3 और 4 7 मीटर, 7 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 की बात करें हम लोग,
जैसे मान लो एक आदमी है सर्कुलर ट्रैक पे जॉगिंग करने निकला, एक आदमी है सर्कुलर ट्रैक पे जॉगिंग करने निकला, ये सर्कुलर ट्रैक है और ट्रैक का रेडियस है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे जॉगिंग करने निकला हुआ है ना। अब मान लेते हैं वो आदमी यहाँ से ए से जाता है बी पर इस ट्रैक से होता हुआ, बी से जाता है सी पर इस ट्रैक से होता हुआ, सी से जाता है डी पर और डी से वापस ए पर आ जाता है। तो देखो ए टू बी डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस नाप रहे हम लोग ए टू बी डिस्टेंस कितना हुआ, ए टू बी डिस्टेंस हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्यों, क्योंकि पूरा राउंड जो है वो 2 पाई आर का होगा, ये इसका चौथा ही पार्ट है, क्वार्टर है ये, है ना, क्वार्टर सर्कल है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक क्वार्टर सर्कल है, तो पूरे सर्कल का 1/4 कर दो तो 2 पाई आर अपॉन 4, ये आ जाएगा पाई आर अपॉन 2, ये आ जाएगा पाई आर अपॉन 2, ये आ जाएगा। उसके बाद में जैसे हम लोग बात करें कि डिस्टेंस ट्रेवल ए टू सी कितना हुआ, ए से लेके सी तक, तो ए से लेके सी तक ये सेमी सर्कल पे चला है और सेमी सर्कल क्या होगा, पूरे सर्कल का आधा यानी 2 पाई आर अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल ए से लेके वापस ए पे आ गया, ये फुल राउंड के अंदर है, ए टू बी गया, बी टू सी गया और सी से डी गया और डी से वापस ए पर आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 2 पाई आर। ये डिस्टेंस ट्रेवल है। एक और एग्जांपल देखो इधर, जैसे मान लो एक आदमी ने बॉल फेंकी, बॉल 5 मीटर ऊपर गई, 5 मीटर नीचे आ गई, है ना, यहाँ से बॉल फेंकी, बॉल 5 मीटर ऊपर गई, 5 मीटर नीचे आ गई, यहाँ से फेंकी और उसने वापस कैच कर दी इस लेवल पे, तो 5 मीटर ऊपर गई बॉल, 5 मीटर नीचे आई, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ टोटल 5 लेंथ, ऊपर गया 5 मीटर, नीचे गया 5 मीटर, तो 5 + 5 ये कितना आ गया, 10 मीटर, 10 मीटर इसका डिस्टेंस ट्रेवल है। तो देखो इस पे नजर मारो एक बार, हो गया बच्चों, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब नेक्स्ट देखो डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी मोर और लेस डिस्टेंस जैसी है, लेकिन बस इसमें डायरेक्शन होता है। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है वेक्टर एस, एस के ऊपर वेक्टर लगा के शो करते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होता है। अच्छा इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा फाइनल पोजीशन, लास्ट में वो कहां पहुंचा, मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट लास्ट में कहां पहुंचा,
और शुरुआत में लिखा था, शुरुआत वाली पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन। तो अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिला, जैसे शुरुआत में यहाँ तक, लास्ट में यहाँ पहुंच गया, तो अगर हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से मिला तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया, इट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होती है वो दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। इट इज स्ट्रेट लाइन लेंथ, या इसको हम लोग बोले मिनिमम लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ये जो है मतलब इनिशियल से लेके फाइनल तक एक वेक्टर बनाना पड़ता है अपने को। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये वेक्टर किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करेगा। ये है। तो इसका फॉर्मूला भी कुछ नहीं होगा, केवल क्या करना आपको, मेजर लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में लेंथ आपको डिटेक्ट करनी है, लेंथ आपको मेजर करनी है। तो ये हो जाएगा। यूनिट इसका भी मीटर ही होता है, डायमीटर इसका भी L1 ही हुआ क्योंकि ये भी लेंथ ही है, या फिर इसका डायमीटर M0 L1 T0 का, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। अच्छा, अब देखोगे इन्हीं एग्जांपल के अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस A से गया ये B पर और B से गया C पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ A से लेके C तक जाने में, तो ये 3 मीटर इधर गया, 4 मीटर इधर गया, फाइनली यहाँ पहुंच गया। और इनिशियली ये यहाँ पे था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक एरो बना देना है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर एस। तो वेक्टर एस कितना हो जाएगा, वेक्टर एस हो जाएगा, अगर इसका मॉडुलस देखें हम तो ये कितना हो जाएगा, ये ट्राइंगल से ये हाइपोटेन्यूज निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और 25 आ जाएगा 5। देखो डिस्टेंस ट्रेवल था 7 मीटर, डिस्टेंस था 7, अभी 7 निकाला था हम लोगों ने, और डिस्प्लेसमेंट है 5। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा होता है डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा होता है, लेकिन बराबर भी हो सकता है। बराबर कैसे हो सकता है, अगर ये इसी ट्रैक पे चलता, मान लेते हैं ये ऐसे नहीं जाके ऐसे नहीं जाता और ये सीधा इसी रास्ते पे चलता, मान लो यहाँ पे भी रास्ता है, तो ये सीधा अगर इसी रास्ते पे चलता तो इसका डिस्टेंस भी 5 होता तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 होता। तो अगर मतलब चीज मुड़ती नहीं है, और अगर मुड़ेगी नहीं तो 1D मोशन होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, 1D मोशन होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। लास्ट में लिख देंगे अपन इस बात को। अच्छा, अगर मैं इसका वेक्टर बनाऊं, तो देखो वेक्टर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मान लीजिए इधर x डायरेक्शन है, इधर x डायरेक्शन है, इधर y डायरेक्शन है, इधर -x है और उधर -y है। तो पहले ये x में गया, यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन मानूं तो पहले ये x में गया, तो x में कितना देगा 3, तो मैं लिखूंगा 3i क्या, क्योंकि x डायरेक्शन को कौन शो करता है, i क्या। फिर ये गया y में 4 मीटर, तो मैं लिखूंगा प्लस 4j क्या, ये इसका वेक्टर हो जाएगा। आप इसका मॉडुलस लोगे तो भी वही i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एडिशन अंडर रूट यही आएगा और वही 5 आ जाएगा। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इस केस में। अच्छा, अब वापस वही एग्जांपल नंबर 2, एक आदमी सर्कुलर ट्रैक पे क्या करता है, जॉगिंग करता है, और वो A से B पर जाता है, B से C पर जाता है, C से D पर और D से E पर जा रहा है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ A to B, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ A to B, तो A to B का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये जो है ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर भाई ये R है, ये R है, तो ये अंडर रूट 2R होगा ना, अंडर रूट 2R तो हाइपोटेन्यूज बन गई इस ट्रायंगल का, इस R का स्क्वायर प्लस इस R का स्क्वायर अंडर रूट ऐड करके, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर, R बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2R। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ A से लेके B तक अंडर रूट 2R। अच्छा, A से लेके C तक, अगर ये A से C पर आ गया तो ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल पोजीशन हो गई। इन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है, R ये और R ये, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2R। तो A से लेके C तक देखो कितना हो गया 2R, जबकि डिस्प्लेसमेंट था पाई आर, तो पाई आर बड़ा है और 2R छोटा है। और अगर ये A से जाके B पर गया, B से C पर गया, C से D पर गया, D से वापस A पर आ गया, है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो क्योंकि जहां से चला था वहीं पर ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, जबकि डिस्टेंस कितना था 2 पाई आर।
कुछ और, मतलब डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस जो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर मान लो वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें चल रहा है तो नेगेटिव भी हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल नंबर 3, ये वो 5 मीटर ऊपर गई और वापस 5 मीटर नीचे आ गई, तो डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, वापस कैच कर ली ना, वापस वही आ गई जहां से निकली थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। इसमें क्या डायरेक्शन का रोल है, इसमें डायरेक्शन का रोल है, और डायरेक्शन की वजह से ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये जो जीरो भी हो सकती है। तो एक बार देखो इसमें नजर मारो, पढ़ो। हो गया बच्चों, बताओ क्लियर है क्या? ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल करो। एक एग्जांपल करो, मान लेते हैं एक बर्ड है, उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट है, मतलब बर्ड जहाँ पे बैठी है
तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट 3 4 5 और वर्ड पूरा और उनके उसने अपने फाइनल कोऑर्डिनेट कर दिए। फाइनल कोऑर्डिनेट कर दिए उसने 5 4 7, ये फाइनल कोऑर्डिनेट कर दिए उसने। तो अपने को क्या करना है, अपने को करना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना अपने को एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी अपने को निकालना मॉड्यूलस एक्स। तो बताओ मुझे, अटेम्प्ट करो इसको, आपको करना है। आए क्या बच्चों? देखो मैं कर रहा हूं। देखो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूं आर आई। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये 3i है प्लस 4j है, ठीक है। वाले के साथ लगा देखो y है, y का मतलब x डायरेक्शन, दूसरे वाले के साथ में j कैप, j कैप का मतलब y डायरेक्शन, और तीसरे वाले के साथ में k कैप, k का मतलब z डायरेक्शन। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या, फाइनल पोजीशन वेक्टर r f, f का मतलब फाइनल, i का मतलब इनिशियल। ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने बताया था फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा ऐसे निकाला करो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी इसमें से एक घटा दो तो ये आ जाएगा 5 कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, इसमें से घटाना है अपने को, सब्ट्रैक्ट करना है 3i कैप प्लस 4j कैप
प्लस 5 के कैप, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5i, देखो ये 5i कैप में से 3i कैप जाएगा तो ये बचेगा 2i कैप। ये 4j कैप में से 4j कैप जाएगा तो ये बचेगा 0j कैप, तो 0 लिख दीजिए अपन। 7k कैप में से 5k कैप जाएगा तो ये बचेगा 2k कैप। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और उसका मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एडिशन अंडर रूट, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अंडर रूट 8 मीटर। अगर ये मीटर में चल रहा है तो सब कुछ, अगर ये भी मीटर है ये भी मीटर है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ गया बच्चा? तो चलो ये वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, मैंने रिवाइज भी करवा दिया है। बाकी आगे वहीं से चालू करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था कल की क्लास में। आपका स्पीड तक मैंने करा दिया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह। तो कल मिलते हैं, आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ये रिवीजन के लिए ली थी क्लास, कल मिलते हैं।